देखिए, जो अगला जो चैप्टर है वह भारत में शासन, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये इस चैप्टर में है कि भाई संसद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या क्या है, किस तरीके से इनको शक्तियां दी गई हैं। लोकसभा संसद के सदन हैं दो, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इनका किस तरीके से गठन किया जाता है, संसद का गठन किस तरीके से किया जाता है। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे, संसद के बारे में बात करेंगे। संसद, देखिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितने अंग होते हैं? 3। और ये जो 3 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। अब प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं यहां बात करूं कि भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में इसी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, जापान में वहां की जो संसद है उसको डाइट के नाम से वो लोग जानते हैं, अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और अफगानिस्तान में सूरा, अफगानिस्तान में संसद को क्या कहते हैं? सूरा के नाम से जानते हैं, और जर्मनी में बुंडेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुंडेस्ट्रॉम के नाम से। और इराक में मजलिस के नाम से जानते हैं, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति भारतीय संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ ही, राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ ही व्यवस्थापिका या संसद का अभिन्न अंग भी होता है। कौन? राष्ट्रपति। और ऋग्वेद के अंतर्गत सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है, वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत भी मानी जाती है। यानी ऋग्वेद में उल्लेख है, हमारे जो वेद, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, उसमें सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है, और यह माना जाता है कि वहीं से आधुनिक संसद है उसकी शुरुआत मानी जाती है। अब ये जो संसद है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि संसद की पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा अंग्रेजों ने हमारे देश में जो शासन किया है, वो शासन किया था विभिन्न जो अधिनियम थे, जैसे 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम है, 1919 का जो है अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1947 का भारत शासन अधिनियम है। इन अधिनियमों से भारत में संघीय संसदीय परंपराओं को सीमित और अनुत्तरदायी रूप से लागू करने की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। 1833 के चार्टर अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों का विकास जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो संसदीय व्यवस्था के जो तत्व हैं उनको जो है अंग्रेजों ने लागू किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र सरकार पर एक सदनीय विधानमंडल के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया।
इस तरीके से अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन काल के दौरान की बात है। फिर है संसद का गठन, कि संसद का हम बात कर लेते हैं, इसमें गठन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा हुआ है। भारतीय संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार हुआ है। क्वेश्चन याद होता है, संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 79 के अंतर्गत। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको एक समझा दूं इजी वे में, उसमें सरला तीन अक्षर, से संसद, से क्या हो गया? संसद। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार। रे से राज्यसभा, रे से क्या हो गया? राज्यसभा, और राज्यसभा का गठन हो गया संविधान के अनुच्छेद 79 है, 79 है, तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन किया गया है। ला से लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 81 एक बढ़ते क्रम में 81 के अनुसार किया गया है। इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये था संसद के बारे में। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है के द्वारा किया गया है। और भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, भारतीय संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति। अब ये जो संसद है, ये संसद यहां समझना होगा, इसके सदन तो होते हैं 2, और संसद के अंग जिनसे मिलकर इसका निर्माण होता है वो है 3। नंबर 1 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा लोकसभा, यहां क्वेश्चन भी होता है कि संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहां हम 3 करेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो वहां सब 2 ही आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ये ध्यान रखना होगा कि भाई संसद के अंग और सदन में अंतर है। अंग 3 जिनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है, और ये सदन होते हैं 2। अब उसके बाद बात ये आती है कि भाई संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? ये तो हो गया ये। और संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, योग्यताएं। तो देखिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता, सबसे पहले हम लोकसभा के सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष, ये हम लोकसभा के पढ़ रहे हैं। लोकसभा का सदस्य वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो। वह केंद्र सरकार, यहां एक रोकना चाहूंगा, भारत का नागरिक तो सब में आएगा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो। क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या संख्या कोई भी हुआ आयु, क्या 175 वर्ष का कोई व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है? तो हमारे सामने थोड़ा सा ये आता है कि भाई 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा कितना ही हो, चाहे वो 500 वर्ष, जितना जीवित, जब तक वो जीवित तब तक। वहां लास्ट में ये नहीं कि ये वृद्ध हो गए इसलिए सदस्य नहीं बन सकता, ऐसा आगे कुछ नहीं है। अगर 155 वर्ष 75 वर्ष को जीता है, जितने वर्ष भी आगे जीता है, वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लेकिन शर्त ये है कि 25 से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो। तीसरा जो है उसकी योग्यता ये है।
कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता। अगर करता है और यदि वो जो है लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जो है ना त्याग पत्र देना होगा। और वह दिवालिया, पागल, कोढ़ी या विकृत वगैरह ये नहीं हो, और संसद का सदस्य बनने की योग्यता जो है वो रखता हो, ये भी उसमें आ रहा है। और एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का नहीं बन सकता, एक का बन सकता है। 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि राज्यसभा का भी चुनाव लड़ ले और उसका भी दोनों का एक साथ सदस्य बन जाए, वो संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों मान लो दोनों जगह है और दोनों जगहों से चुनाव जीत जाता है, तो 1 महीने के अंदर उसे एक स्थान से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, 2 जगह से चुनाव लड़ लिया और वो मान लो दोनों जगह से जीत गया, तो 1 महीने के अंदर एक जगह से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं हैं। इसी तरीके से हमने राज्यसभा के सदस्य की योग्यताओं के बारे में जो है इनके बारे में मैं बात कर लूं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं। यहाँ 30 अंतर इतना है, बाकी योग्यताओं में इतना बड़ा कोई अंतर नहीं है। भारत का नागरिक यहाँ भी राज्यसभा में भी लोकसभा में दोनों में है, उसमें 25 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो, कोई संसद का सदस्य बनने की योग्यता हो, सारी एज इट इज है। जो हमने लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं पढ़ी, सिर्फ आयु सीमा का अंतर है, ये ध्यान रखें। उसकी 25 वर्ष लोकसभा की और इसकी है 30 वर्ष। अब मैं आगे बात कर लूं कि भाई ये तो आयु सीमा का हो गया, उसके बाद है शपथ दिलाने की बात है कि संसद के सभी सदस्यों को साधारण बोलचाल की भाषा में सांसद या एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। संसद के सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं और उसके बाद ही शपथ लेते हैं और उस पर अपने क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तब अपना पद ग्रहण करते हैं। तो ये उनकी शपथ थी, राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। और उसके बाद देखिए शपथ की बात थी, इस तरीके से उनको शपथ दिलाई जाती है। आगे जो है हम कल आगे इसमें एपिसोड में पढ़ेंगे, आगे जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ मैं आपसे कि जितना जो आपसे ये जो पढ़ाया गया है उसको आप अपने घर रहकर अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए नोट करके रखेंगे, कमेंट्स कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि ये जो क्लिप जो बनाए जा रहे हैं, ये जो इस तरीके से एक आज जितना पढ़ाया गया है, अब उसमें कोई हो सकता है कहीं कोई वीडियो आगे पीछे हो जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें, विचलित ना हो, समझने की कोशिश करें और अच्छे से आप पढ़ेंगे, रिटर्न करेंगे, इन्हें लिख करके आप पढ़ेंगे, ऐसे मौखिक नहीं पढ़ेंगे। और अपना समय जो है बहुत ही कीमती समय है, उसको ऐसे व्यर्थ में जाया नहीं करेंगे।